सभी, दिस इज कृषि में स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। एक बार फिर हम मिल रहे हैं इन द एनसीईआरटी दिल से सीरीज और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये चैप्टर मैं क्यों लेकर आ रही हूं, क्योंकि मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपने एनिमल किंगडम यार पढ़ा लिया, वो तो 11th बायोलॉजी का चैप्टर है, पर हमारा तो अभी नीट आ रहा है। नीट के लिए तो ठीक है, नीट के लिए तो आपको 11th में पढ़ा लूँ या 12th पढ़ा लूँ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो 12th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनका तो अभी बोर्ड्स आने वाला है, तो उनका क्या? मैं 11th के चैप्टर्स लेकर आऊंगी तो उनको तो कुछ होगा नहीं, राइट? उनको बेनिफिशियल होगा नहीं। एंड दैट इज मैंने ये डिसाइड किया कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, नीट की बात कर लो या सीबीएसई बोर्ड्स की बात कर लो, इससे इतने सारे सवाल आते हैं, मतलब उसका हिसाब नहीं है। इतने सारे सवाल आपको ये चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ जेनेटिक्स। अगर ये वाला चैप्टर आ गया ना, मतलब आपके मुट्ठी में है जेनेटिक्स पूरा, मतलब खेल लगेगा फिर। तो मैंने ये चैप्टर आज लिया है और मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं ना, स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज है, सारे पीवाईक्यूज जैसे हमारा सिस्टम में रहता है सारे पीवाईक्यूज है, और उस तरीके के मैंने पीवाईक्यूज सारे जॉट डाउन किए हैं ताकि मैं आपको जो पूरा चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैं कवर कर लूँ, ठीक है? तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं यही लेक्चर में करूंगी, खाली मैं आपको क्वेश्चन और आंसर नहीं समझाऊंगी। मैं उसके सारे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं ना, जिससे नीट या बोर्ड्स में सवाल आते हैं, वो मैं सारे कवर करूंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है? तो आई वॉन्ट एवरीवन कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए, ठीक है? नोटबुक लेकर बैठिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको नोट डाउन करने हैं, खाली मूवी की तरह हमें लेक्चर नहीं देखना। और एक चीज 1.5x पे देख लेना यार, पूरा ऐसे नॉर्मल स्पीड में मत देखा करो कभी भी, कोई भी लेक्चर हो या कोई भी वीडियो हो। यू हैव टू सेव टाइम, 1.5x पे देखना है, पर एंड तक देखना है। एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि सारे सवाल आपके हो जाए। नहीं तो होता क्या है ना, हम नॉर्मल स्पीड में देखते हैं, आधा लेक्चर देख पाते, फिर हम बोर हो जाते, हम निकल जाते, फिर हमारे जो लेफ्ट आउट पीवाईक्यूज है वो हो नहीं पाते, राइट? तो 1.5x पे देखना, नॉर्मल स्पीड में मत देखना, और एंड तक देखना ताकि सारे सवाल आपके हो जाए। और एक चीज, लास्ट चीज, फिर हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि कमेंट्स में ना हर एक जब सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पर, एक एक करके केबीसी फॉर्मेट में हम लोग खेलते हैं ना, ये 5000 का सवाल, ये 10,000 का सवाल, तो आई वॉन्ट एवरीवन कि वो सवाल का आंसर मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, जब भी हमारा सवाल वो हो जाए। सो एक आप मतलब बना लो, हैबिट बना लो कि जब भी वो सवाल हो जाए उसके बाद में आप कमेंट कर लोगे कि 1 का आंसर है बी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ऐसे मुझे सारे कमेंट्स दिखने चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। ये लेक्चर के बाद मैं चेक करूंगी, ठीक है? एंड अटेंडेंस चाहिए मुझे नाम के साथ, फॉर एग्जाम्पल कृषि है तो कृषि प्रेजेंट, ऐसे मुझे चाहिए कमेंट्स में, सब कुछ चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने पिछले लेक्चर, दैट इज फर्स्ट लेक्चर में, मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। तो आज के लेक्चर में थोड़ा मेरे बारे में आप रीड कर लेना। आई डोंट वांट टू से, क्योंकि खुद के बारे में हमें तारीफ नहीं करनी चाहिए, है ना, शर्म आती है। तो आप पॉज कर लेना, आप रीड कर लेना जो भी आपको पढ़ना है भाई। दिस इज योर कृषि दीदी, है ना, आपकी कृषि दीदी है, बस इतना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, और ये वाला है आपका 5000 का सवाल, ठीक है? 5000 का सवाल ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट can act as a genetic material must fulfill the traits given below except। वो बोल रहे हैं कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल, मतलब कोई भी चीज को अगर जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसको क्या क्या पैरामीटर्स को टिक करना होगा। और कौन सा पैरामीटर गलत है कि वो बोल रहा है कि भाई ये चीज तो नहीं होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, तो हमें वैसा ऑप्शन ढूंढना है जो चीज नहीं होनी चाहिए इन द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला ऑप्शन, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। वो बोल रहे हैं कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल को ना अपनी जेरोक्स कॉपी बनानी चाहिए, राइट है? यस, ये तो राइट है ना, रेप्लिकेशन तो होना चाहिए, रेप्लिकेशन के बिना हम लोग उसको बोलेंगे ही नहीं जेनेटिक मटेरियल, राइट? हमें पता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ में वो क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, सबसे पहला स्टेप ही वही है, उसके बाद में पूरी कहानी शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि रेप्लिकेशन तो एकदम मैंडेटरी है, तो ये तो ऑप्शन सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा ये वाला ऑप्शन। तो इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ये भी सही है।
है ना, ये भी सही है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल में धीरे धीरे स्लो चेंजेस आने चाहिए, तब जाके हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी। हम बोलते ना कि हम तो बंदरों से आए हैं, हम पहले बंदर थे, तो बंदर से हम मनुष्य कैसे बने? बिकॉज देयर वर सम जेनेटिक चेंजेस, देयर वर सम स्लो जेनेटिक चेंजेस जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। इसके वजह से हमारी लाइफ डेवलप होती है, इवॉल्व होती है, तो वो स्लो चेंजेस भी जरूरी है, तब जाके हम उसको बोलते हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल है। ऑप्शन सी, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अब मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ये देखा था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। मेंडल हमेशा जीन्स वर्ड यूज नहीं करता था, वो क्या बोलता था, फैक्टर्स कोई तो इन्वॉल्व है, फैक्टर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जीन्स करके कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो वो हमेशा बोलता था कि कोई ना कोई फैक्टर इन्वॉल्व है, फैक्टर इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स वो फुलफिल करने चाहिए, उसमें जीन्स बनने चाहिए, तब जाके हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक जेनेटिक मटेरियल है। इट शुड बी अनस्टेबल, ये वर्ड आप देख रहे हो, इट शुड बी अनस्टेबल। वो बोल रहा है कि अनस्टेबल होना चाहिए केमिकली, स्ट्रक्चरली, ऐसे वो ना एक मीम, वो जज्बात बदल दिए, वो बदल दिया, तो वो बोल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जज्बात बदल दिए, वो सब बदल जाना चाहिए। ऐसा जरूरी है? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट। अनस्टेबल तो जरा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जेनेटिक मटेरियल किस काम का? जेनेटिक मटेरियल तो एकदम स्टेबल होना चाहिए कि कोई भी कैलामिटीज आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो अचानक से ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए, स्लो चेंजेस होना जरूरी है, क्योंकि हमें इवोल्यूशन करना है, पर अचानक से जज्बात बदल दिए वाला चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आ जाओ, जैसे हमारे सिस्टम में रहता है कि कोई भी सवाल आएगा उसके बाद में मैं आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ दिखा दूंगी, और वो एनसीईआरटी का पैराग्राफ, वो लाइन आपकी एनसीईआरटी में मार्क होना ही चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ सारे बच्चे, ये वाला पैराग्राफ में आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, सारी टेक्स्ट बुक आपके सामने हो जी, ठीक है। सारे बच्चों की टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, और ये 4 पॉइंट्स आपके सामने होने चाहिए। दैट इज, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका। क्या ये बात सही है? यस, रेप्लिकेशन होना जरूरी है। दूसरा चीज, यहाँ पे वो लिखा है, देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अगर वो स्टेबल नहीं होता तो फिर उसका मतलब है कि वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो इट शुड बी स्टेबल। नेक्स्ट क्या है कि स्लो चेंजेस वो प्रोवाइड करने चाहिए, इसका मतलब है कि म्यूटेशन होना चाहिए, ये भी सही बात है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। बस ये 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ही था वो सवाल, है ना, कि किस में पूछा था, ये नीट 2016 में पूछा गया था। कितना हलवा क्वेश्चन है किसका? ये एनसीईआरटी का ही है, बाहर का तो है नहीं। तो ऐसे छुपे हुए होते हैं, लाइंस छुपे हुए होते हैं जिससे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने लिख दिया कमेंट्स में कि 1 का क्या है, 1 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और आप जीत जाते हो 5000। अब नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है 10,000 का, ठीक है। 10,000 का सवाल है, नीट 2014 में पूछा गया है। Which one of the following is not applicable to RNA? RNA में कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं देखी जाती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। चारगाफ्स रूल, यस, हमें तो आंसर मिल ही गया, फर्स्ट ही ऑप्शन में मिल गया, दैट इज चारगाफ रूल। अब जिनको नहीं पता, जो बच्चों को नहीं पता भाई क्या होता है चारगाफ रूल, हमेशा कंफ्यूजन वाले स्टेट में रहते हैं कि चारगाफ रूल समझ में नहीं आता, कुछ तो है, मतलब ऐसा धुंधला कॉन्सेप्ट पता है कि ATGC का कुछ तो कॉन्सेप्ट है, पर एग्जैक्टली क्या है ना वो नहीं समझ में आता। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कृषि मैम है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैंने एक इमेज डाला हुआ है, ये इमेज से आप हमेशा पूरी लाइफ अभी याद रखोगे कि ये क्या कहना चाहता है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल सिंपल सा लॉजिक है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम भाजी लेने गए, ठीक है, मैं टमाटर लेने गई। अब अगर मुझे टमाटर लेने हैं तो मैं सब्जी वाले को क्या बोलूंगी, जितना भी टमाटर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए, तो मैं बोलूंगी भैया जी मुझे आधा किलो टमाटर दे दीजिए। तो वो कैसे करेगा? वो ऐसे ही दे देगा, हाँ ठीक है बहन जी आप ले लो 3 टमाटर 4 टमाटर, ऐसे ही दे देगा। कि वो वेट करेगा ना, वो वेट में डालेगा, तो एक बाजू वो डालेगा कि इतने आधा किलो का वेट है, वो स्टोन पत्थर जो होता है, और फिर दूसरे बाजू वो टमाटर वे करेगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हमारे डीएनए में होता है, आरएनए में होता है।
ठीक है। डीएनए भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, आरएनए में भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो शादी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब क्या, शादी। बचपन से ही, जैसे वो बाल विवाह रहता है ना, बालिका वधू, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। तो कैसे होता है, एडेनिन की शादी ना बचपन में ही डीएनए घर है, देखो दो घर है अपने पास, 2 घर है, एक डीएनए घर, एक आरएनए घर, ठीक है। एक डीएनए घर, एक आरएनए घर। जो डीएनए घर होता है, डीएनए घर में 4 सदस्य रहते हैं, ए, टी, जी एंड सी। ये किसका घर है, ये डीएनए घर है, ये आरएनए घर है। यहाँ पे भी 4 सदस्य रहते हैं, ए, यू, जी एंड सी। यहाँ पे टी नहीं रहता और यहाँ पे यू नहीं रहता, समझ गया, खाली एक ही मेंबर का चेंज है। अब डीएनए घर में शादी किसकी होती है, 2 शादियां होती है। एक तो ए, टी के साथ शादी करवा दिया जाता है, दूसरी शादी होती है जी एंड सी के बीच में, समझ गया। और यही शादी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। सिंपल, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आरएनए घर में आते हैं। आरएनए घर में भी 2 शादियां होती है, एक तो ए विथ यू एंड जी की शादी सी के साथ, क्योंकि जी और सी का ना एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पर आरएनए घर में जाते हुए ए का ब्रेकअप हो जाता है, बेचारे का ब्रेकअप हो जाता है विथ टी, दैट इज थाइमिन। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज यू, तो वो यूरेसिल के साथ शादी कर लेता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद हो गया, अभी पूरे लाइफ याद रहेगा ये, कि ए की शादी होती है विथ यू इन आरएनए एंड जी की शादी तो सी के साथ ही होती है दोनों घरों में, राइट। सिंपल, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब चारगाफ रूल के बारे में आते हैं। चारगाफ रूल इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। आरएनए घर में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या कहता है कि जितना आप ए लोगे उतना ही आपको टी लेना होगा, जितना आप जी लोगे उतना ही आपको सी लेना होगा। सिंपल सा है चारगाफ रूल, समझ रहे। चारगाफ रूल क्या बोलता है कि आधा किलो एडेनिन लिया तो आधा किलो थाइमिन लो, आधा किलो ग्वानिन लिया तो आधा किलो साइटोसिन लो। सिंपल सिंपल, दैट इज चारगाफ रूल एंड इट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन डीएनए घर। डीएनए घर, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए घर, सिंगल स्टैंडर्ड में नहीं है एप्लीकेबल। देखो यहाँ पे क्लियरली लाइन दी गई है, आई वॉन्ट एवरीवन टू मार्क इन द टेक्स्ट बुक। देखो चारगाफ रूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये रूल एप्लीकेबल है। और ये रूल खाली इतना है, देखो ये 4 जो लेटर्स मैंने यहाँ पे लिखे ना, इसी को हम बोलते हैं चारगाफ रूल, इसी को हम बोलते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, चारगाफ रूल क्या है भाई, एडेनिन जितने उतने थाइमिन, जितना गुआनिन उतना साइटोसिन, उसको बोलते हैं चारगाफ रूल। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अगर कोई बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है, देखो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। हमको यूजुअली लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है, एक चीज नहीं है। चारगाफ रूल खाली डबल स्टैंडर्ड डीएनए में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दोनों में होता है, डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, क्योंकि शादी तो दोनों में हो रही है ना। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब क्या, शादी, तो शादी तो दोनों में हो रही है, पर ये रूल खाली आरएनए घर में नहीं है, इसलिए ये खाली डीएनए में होता है, ये तो दोनों में होता है। सिंपल है, याद हो गया एकदम, यस। अब ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप होता है 5 प्राइम में और 3 प्राइम में हाइड्रोक्सिल एंड होता है, तो ये तो दोनों में, ये तो कॉमन है ना। डीएनए में भी हम लोग यही देखते हैं, आरएनए में भी हम लोग यही देखते हैं, ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस मतलब क्या क्या आएगा इसमें, 5 बेसिस, एक तो एडेनिन है, दूसरा है थाइमिन, फिर गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये 5 बेसिस है ना नाइट्रोजनस बेसिस, जो डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। डीएनए में कौन से 4 है, डीएनए में ए टी जी सी, आरएनए में कौन से 4 है, ए यू जी सी। समझ गया, कितने सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए ना यही एक सवाल में। पूरा हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर भी हमारा ब्रशअप हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी हो गया, चारगाफ रूल भी हो गया, सब सर्वगुण संपन्न। 10,000 के हो गए, आप हकदार हो गए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, इसका क्या है आंसर, सेकंड का चारगाफ रूल। नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखो ऐसे में सारे सवाल लेकर आई हूँ, आपको अभी पता ही चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस है। ऐसे ही मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस लिए हैं जिससे मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़े,
मेहनत करनी पड़े इन द सेंस मुझे ज्यादा आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस लिए, जिससे एक सवाल से मैं और 10 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रही हूँ। अब देखो थर्ड, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान में रखेंगे ये वर्ड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। what will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA। देखो सिंपल भाषा में क्या पूछ रहा है ये, सिंपल भाषा में यहाँ पे दिया गया है कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया गया है, आपको पूछा गया है कि आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। अब कुछ बच्चों को इसका आंसर आएगा, पर मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों को इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कॉन्सेप्ट वीक है अपने, है ना, कॉन्सेप्ट वीक है अपने। अगर आपको आता है या नहीं आता है, वांट एवरीवन कि एक बार हम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे तो डीएनए से शुरू करेंगे ऑफ कोर्स। अब डीएनए में होता क्या है, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है एंड रेप्लिकेशन करके वो फिर से डीएनए बनाता है, राइट। डीएनए का रेप्लिकेशन होकर डीएनए बनाता है। अब उसके बाद में क्या होता है, आरएनए बनता है, राइट, आरएनए बनता है। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, राइट, ट्रांसलेशन। अब करेंगे मुद्दे की बात। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, राइट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब वो दोनों स्टैंड तो मुझे यूज नहीं करना है, मुझे बनाना है आरएनए जो सिंगल धागे का स्ट्रक्चर रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो मुझे एक ही स्टैंड यूज करना है ना। डीएनए का तो 2 स्टैंड है, मुझे तो एक ही स्टैंड यूज करना है। अब मैं जो यूज करूंगी दैट विल बी टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड से कोडिंग स्टैंड बनेगा, कोडिंग स्टैंड से आरएनए बनेगा। भाई साहब यहाँ पे क्या क्या चीज हो रही है, देखो यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूं मैं। यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड है, यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड से क्या बनेगा, कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड से क्या बनेगा, कोडिंग स्टैंड से आरएनए बनेगा। अब ये टेम्पलेट स्टैंड किसका है, टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए। कोडिंग स्टैंड किसका है, कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए। यहां पे ध्यान रखेंगे एकदम, नेक्स्ट 2 मिनट्स विल बी योर लाइफ चेंजर, ठीक है, गेम चेंजर, लाइफ चेंजर बोल दो, जो चेंजर बोलना है बोल दो, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज आपको समझ गई तो ऐसे ना एक सवाल नहीं 10 सवाल कर लोगे, पर अगर नहीं समझ में आई तो अभी इसका सवाल कर लोगे जो भी आंसर है, पर आगे जाके नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, मेक योर कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग। फिर तो भाई 10 सवाल आए 20 सवाल आए, यू कैन डू इन एकदम ऐसा चुटकी में आंसर आने चाहिए। देखो यहां पे मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, मैं कोडिंग टेम्पलेट एंड आरएनए का जो सिलसिला हो रहा है ना, वो लोग जो कहानी बना रहे हैं उसकी कहानी हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात, जो आरएनए बनता है, आरएनए की पोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए। आरएनए बोलता है भाई मेरी पोलैरिटी फिक्स कर दो, हमेशा जब भी मैं जन्म लूंगा तब मेरी पोलैरिटी यही रहेगी। तो उसकी पोलैरिटी हमने क्या दी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या दी हमने, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये किसकी पोलैरिटी है, आरएनए की पोलैरिटी है, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड भी बोलता है मेरी भी पोलैरिटी फिक्स कर दो भाई, तो इसकी भी पोलैरिटी फिक्स, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। समझ गया। अब कोडिंग स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड, अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसका क्या रहेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सिंपल है ना, क्योंकि वो लोग एंटी पैरेलल होते हैं। सिंपल हो गया, टेम्पलेट स्टैंड ने ले लिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कोडिंग स्टैंड क्या लेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आरएनए क्या लेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पहले तो पोलैरिटी याद कर लो, तीनों की पोलैरिटी याद कर लो। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम कौन है, समझ गया। यहां पे तो दिया गया है कोडिंग स्टैंड का ये सीक्वेंस है। कभी कभी पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सीक्वेंस दिया रहेगा
और आपको बोला रहेगा एक स्ट्रैंड है जिसका पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी ऐसा सवाल में लिखा रहेगा तो तभी आपको अगर पता नहीं कॉन्सेप्ट कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम कौन से स्ट्रैंड की पोलैरिटी है तो फिर आगे कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ये याद रखना है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। तो वो जो सीक्वेंस दिया गया है वो किसका है, कोडिंग स्ट्रैंड का। समझ गया। अगर बोला होता कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम का वो सीक्वेंस है तो आप लोग क्या समझोगे कि वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया गया। ठीक है, यहां तक बात आपको समझी। अब नेक्स्ट बात, ध्यान से, एकदम ध्यान। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया, फिर से ए, टी, जी एंड सी। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों डीएनए है। ठीक है, तो टी इज अलाउड है ना, क्योंकि डीएनए में टी इज अलाउड, आरएनए में टी इज नॉट अलाउड। आरएनए घर में टी को एंट्री नहीं देते। अब फिर से मुझे यहाँ पे क्या है, डीएनए बनाना है, कोडिंग स्ट्रैंड का डीएनए बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, शादी करवाऊंगी ना, शादी शादी शहनाइयां बजाऊंगी, तो यहाँ पे शादी कराएंगे, एक की शादी कराएंगे। एक की शादी किससे होती है, टी के साथ होती है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहे हैं। तो ए की शादी विद द टी, टी की शादी विद द ए। चलो मुझे बोलते जाना है, आंसर बोलते जाना है। ऑनलाइन पढ़ रहे तो क्या हो गया, आंसर तो आपको देना है ना, तो आंसर दो चलो फटाफट। जी है नेक्स्ट, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, सी लिखूंगी। सी का क्या लिखूंगी, जी लिखूंगी, राइट। ए का क्या लिखूंगी, टी, फिर से टी आया तो ए, जी आया तो सी, सी आया तो जी। बन गया मेरे पास एक सीक्वेंस, रेडी हो गया, होगी इनकी शादी। चलो अब नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम, आरएनए बनाएंगे। अब आरएनए बनाने के बाद, आरएनए बनाने के लिए मुझे ना एक चीज याद रखनी होगी कि ये आरएनए है, आरएनए घर में टी इज नॉट अलाउड। व्हाट इज अलाउड, यू इज अलाउड। तो यहाँ पे जब भी टी आएगा ना, उसके एक्सचेंज में मैं यू लिख दूंगी, बाकी पूरा सीक्वेंस एज इट इज लिखूंगी। मैं यहाँ पे एज इट इज क्यों लिख रही हूँ, चेंज क्यों नहीं कर रही, शादी क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी सेम है। समझ रहा है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जब पोलैरिटी सेम हो तो शादी नहीं करवानी, जब पोलैरिटी अलग हो तो शादी करवानी है। यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, आरएनए का भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यहाँ पे शादी नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे खाली मुझे चेंज करना है, जहाँ पे टी होगा ना यहाँ पे मैं यू लगा दूंगी, बाकी एज इट इज मैं डालूंगी। देखो यहाँ पे ए, सी, जी, अरे टी आ गया तो मैं यू कर दूंगी, बस इतना ही करना है। ए, सी, जी, बन गया अपना सीक्वेंस। इसका आंसर क्या आएगा, यू ए सी जी, यू ए सी जी। ये तो इसका आंसर है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो तो मुझे कमेंट्स में चाहिए, मैं इसका रिवील नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पे अभी बोलूंगी भी नहीं कि इसका आंसर ये है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आपको समझाया तो ये मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर मैं इसका आंसर मैं अभी ही रिवील कर देती हूँ। मैं कमेंट्स में चाहती हूँ सारे बच्चे लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या है, नीट 2018 का सवाल है, पर काफी बार ऐसे जो कॉन्सेप्ट है ना इस पे सवाल आते ही आते, दिस फिक्स्ड, नीट में भी आते, बोर्ड्स में भी आते, ये फिक्स है, उनका फिक्स ही है, ये वाले टॉपिक से वो लोग क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं। तो मुझे इसका सवाल का आंसर चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसका राइट है कि रॉन्ग है मैं कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, चलो तो ये था आपका 20,000 का क्वेश्चन। देखते हैं कमेंट्स में कौन जीतता है 20,000। ओके, तो एनसीईआरटी में आ जाओ, जैसे हम लोग का सिस्टम है एनसीईआरटी में भी देख लेंगे एक बार। जैसे मैंने तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट ही समझा लिया, कॉन्सेप्ट कुछ और था पर मैंने तो पूरी कहानी आपको महाभारत समझा दी, तो इसमें तो अभी तो कुछ नहीं है पढ़ने जैसा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, सेम चीज यहाँ पे देखो, मैं एनसीईआरटी में आपको दिखा देती हूँ। 3 प्राइम टू 5 प्राइम किसका है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का है, यही मैंने आपको समझाया। 5 प्राइम टू 3 प्राइम किसका है, कोडिंग स्ट्रैंड का है, कोडिंग स्ट्रैंड। कहाँ पे, यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड नहीं दिख रहा, यस कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, यही चीज मैंने आपको समझाई। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अब ये वाला क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्योंकि 3 प्राइम है और यहाँ पे 5 प्राइम है। नेक्स्ट देखते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का क्या पोलैरिटी रहता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसके बाद में क्या बनेगा, इसके बाद में आरएनए बनेगा जिसकी पोलैरिटी होगी अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बस उसी का आंसर आपको लिखना है। इजी था, एकदम इजी, यस इजी, एकदम चमक गया वो कॉन्सेप्ट।
ओके, नेक्स्ट इज नीट 2017 का सवाल। ये है 50,000 का सवाल, 50,000 डायरेक्टली 50,000, 20,000 से डायरेक्टली आपको प्रमोशन कर दिया 50,000। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ। स्प्लाइसियोसोम्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो ये, स्प्लाइसियोसोम्स क्या होते हैं? देखो, स्प्लाइसियोसोम्स मतलब ना कैंची, मतलब कैंची। अब हम सबको पता होना चाहिए कि जब भी डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन बन करके डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, राइट। वो जो आरएनए बनता है ना, वो अभी भी इमैच्योर होता है। क्या होता है? इमैच्योर होता है। जैसे कि फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कुछ भी चीज, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी या कोका कोला, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी, कैडबरी, कोई भी बिस्किट हो या कुछ भी हो, वो पहले कोई भी चीज बनती है, उसके बाद में क्वालिटी टेस्टिंग भी होती है। मतलब जो हमारी एक्चुअल चीज है वो एग्जैक्टली सेम बननी चाहिए। तो जो भी आरएनए बना, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के बाद, वो आरएनए अभी भी कच्चा है। उसको पक्का बनाने के लिए मतलब क्या करना होगा? उसको कैंची से थोड़े बाल कटिंग करने पड़ेंगे, अच्छा बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है नेक्स्ट थोड़े महीनों में। तो यहाँ पे जो डीएनए से आरएनए बना है ना, ये अभी भी कच्चा है। उसकी हम लोग हेयर कटिंग करेंगे, और वो हेयर कटिंग को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो स्प्लाइसियोसोम्स मतलब क्या? कैंची, सिजर्स। सिजर्स क्यों चाहिए? बाल काटने के लिए, है ना, बाल काटने के लिए चाहिए अपने को। तो बाल काटने के लिए, बाल मतलब क्या? इंट्रॉन्स। तो स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स, स्प्लाइसिंग यानी क्या? हेयर कटिंग। तो जो भी आरएनए बनेगा, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा ड्राइंग वॉइंग करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो आरएनए बनेगा ना, ये आरएनए में कुछ ऐसे पीसेस होंगे जो अपने को नहीं चाहिए, कुछ ऐसे पीसेस होंगे जो अपने को नहीं चाहिए। तो ये जो आरएनए बना, दैट इज इमेच्योर आरएनए। जो डीएनए से बना ना, डीएनए से आरएनए बना, ये डीएनए से जो आरएनए बनता है उसमें ये वाले पीसेस भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स। अब ये इंट्रॉन्स हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो अच्छे नहीं है, वो कुछ बनाते ही नहीं है, आगे जाके प्रोटीन्स बनाते ही नहीं है। अब हमको क्या बनाना है? हमको तो प्रोटीन्स बनाना ना, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। पर यार ये लोग जो है इंट्रॉन्स, ये लोग कुछ आगे जाके प्रोटीन बनाने ही नहीं वाले। तो वैसे पीसेस को मैं क्यों रखूं आरएनए में? इससे अच्छा मैं सीजर लेके उसको कट कर दूं। तो इसलिए मैं ये वाले स्टेप में ना किसको बुलाऊंगी? स्प्लाइसियोसोम्स को बुलाऊंगी। किसको बुलाऊंगी? स्प्लाइसियोसोम्स को बुलाऊंगी। स्प्लाइसियोसोम्स जल्दी आ जाओ। तो ये आ जाएंगे, ठीक है, स्प्लाइसियोसोम्स आ जाएंगे और वो क्या करेंगे? इंट्रॉन्स को निकाल देंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। और अब ये आरएनए में क्या रहेंगे? खाली एक्सॉन्स रहेंगे। तो ये होते हैं इंट्रॉन्स, और जो येलो कलर का है ना, दैट इज एक्सॉन। और एक्सॉन बनाते हैं प्रोटीन आगे जाके, तो वो तो काम की चीज है, उसको हम नहीं निकालेंगे। तो इंट्रॉन्स को निकाल दिया, एक्सॉन को रहने दिया, और ये हमारा बन गया मैच्योर आरएनए। ठीक है, आगे जाके कैपिंग, टेलिंग, ये सारी चीजें भी होती है, पर हमें तो खाली स्प्लाइसिंग से मतलब है, तो मैच्योर आरएनए फिर बन जाएगा। समझ गया? आ जाओ फिर सवाल पे आ जाओ। तो स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, कहां पर नहीं होते? प्लांट्स में नहीं होते, फंगस में नहीं होता, एनिमल्स में नहीं होता, कि बैक्टीरिया में नहीं होता। अब ये वाला जो है ना, स्प्लाइसिंग वाला जो है ना चीज, ये स्प्लाइसिंग इट इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये सारे बच्चे नोट डाउन करके रखेंगे। इट इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दो टाइप के एनिमल्स, मतलब दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब क्या? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। पता है ना आपको यार, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, तो अभी मुझे समझाने का लगता नहीं कि मुझे इतना डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आता है? मेन आते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, राइट। तो प्रोकैरियोट्स में ये स्प्लाइसिंग वाली चीज होती ही नहीं है, उनमें ऐसा सिस्टम होता ही नहीं है कि स्प्लाइसिंग करके ऐसे इंट्रॉन को निकालो, ये सब चीज नहीं होता। ये स्प्लाइसिंग इट इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। समझ गया? तो अब यहाँ पे आप देखो, प्लांट्स यूकैरियोट है,
यस यूकेरियोट है भाई, यूकेरियोट है। फंगस यूकेरियोट है, यस यूकेरियोट है। एनिमल्स यूकेरियोट है, हम सारे क्या है, यूकेरियोट से एनिमल्स है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग नहीं होती। अब स्प्लाइसिंग मतलब हेयर कटिंग नहीं होने वाली, तो भाई कैंची का क्या ही काम। तो स्प्लाइसियोसोम्स विल नॉट बी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। 50,000 आप जीत गए। समझ रहा है ना आपको, मैं एक एक एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आई नो, बट इट इज वर्थ इट, है ना, वर्थ इट। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। आ जाओ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइंस में आ जाओ। एनसीईआरटी की लाइंस देखो, वही चीज बोल रही है कि इन यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। देखो कोडिंग सीक्वेंसेस, यहाँ पे थोड़ी हाई फाई भाषा यूज करेंगे वो लोग कि कोडिंग सीक्वेंसेस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। कोडिंग सीक्वेंसेस यानी क्या, जो आगे जाके प्रोटीन बनाने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस यानी क्या, जो आगे जाके भाई कुछ नहीं बनाने वाले हैं, ऐसे के ऐसे पढ़े हैं, ठीक है, ऐसे के ऐसे पढ़े। जैसे कि शादियां में कुछ आंटियां होती है ना, वो शादी देखने नहीं आती, वो चुगली करने आती है। तो चुगली आंटी रहती है ना, चुगली आंटी, उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो वो शादी देखने नहीं आए, वो चुगली करने आए हैं। तो इंट्रॉन्स को निकालना, दैट इज स्प्लाइसिंग। तो ये सारी चीजें कहां पर होती है, इट इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स, इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। समझ गया, समझ गया, थम्स अप। कमेंट्स में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है, ये सवाल का कमेंट्स में आंसर चाहिए। देखो फिर से ये वाले पैराग्राफ में आ जाओ, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पे फिर से एक और बार मेंशन करती है एनसीईआरटी कि स्प्लाइसिंग वाला जो प्रोसेस है इट इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। देखो भाई एनसीईआरटी आपके लिए दो बार मेंशन कर रही है सुनहरे अक्षरों में कि स्प्लाइसिंग खाली यूकैरियोट्स में होती है, यूकैरियोट्स में होती है, और फिर जाके नीट में सवाल बनाती है। तो आपको एनसीईआरटी, आप समझ लो एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो स्प्लाइसिंग खाली यूकैरियोट्स में होती है। नेक्स्ट सवाल आ जाएंगे, और ये सवाल का मूल्य है, कितना रखे हम, 65,000 रखते हैं। 65,000, अगर आप जीतते हो तो 65,000 आपके। चलो सवाल पढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये है नीट 2018 का सवाल। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स पहले तो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि स्प्लाइसियोसोम्स टेक पार्ट इन द ट्रांसलेशन। हाँ, कुछ भी। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो स्प्लाइसिंग कहाँ पे आता है, ये हेयर कटिंग वाला चीज कहाँ पे आता है, इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। कहाँ पे आता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन में तो भाई जरा भी नहीं आता। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है ना, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो स्प्लाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, ये तो एकदम गलत चीज है ना। सिजर्स, ये जो कैंची है, ये कैंची कब काम आएगी, जब हेयर कटिंग हो रही होगी। तो हेयर कटिंग तो भाई नहीं होता, ट्रांसलेशन में नहीं होता, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में होता है। तो ये तो एकदम गलत हो गया। फ्रैंकलिन स्टैल कॉइंड द टर्म लिंकेज। जब भी आपको ये लिंकेज वर्ड आए ना, तो लिंकेज से आपको एक ही चीज याद आनी चाहिए, एक ही चीज याद आनी चाहिए, दैट इज मॉर्गन भैया। कौन, मॉर्गन भैया। मॉर्गन भैया मतलब लिंकेज, दूसरा कोई नाम ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्टेल क्या करता है, याद करो, थोड़ा याद करो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आई हूं आप लोग के लिए कि इसका एक्सपेरिमेंट कहां पर था। याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आंसर कंफर्म कर लेंगे। ऑप्शन सी, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। ऑल्टमैन क्या करता है, ट्रांसडक्शन किया था उसने? नहीं भाई, ऑल्टमैन ने तो न्यूक्लिक एसिड को कॉइन किया था ना, उसको न्यूक्लीन मिला, तो न्यूक्लीन से उसने न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया। तो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे नोट डाउन कर दो, न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसने बोला कि भाई मैं इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दे रहा हूँ, नामकरण इसका न्यूक्लिक एसिड कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्टमैन, ठीक है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं,
Punnett square was discovered by British scientist. Yes, it is 100% correct कि जो Punnett square है, हम डब्बे डब्बे बनाते हैं ना, वो जेनेटिक्स करने के बाद वो डब्बे डब्बे बनाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Punnett square बोलते हैं ना. Punnett square कौन डिस्कवर करता है? Punnett square it is discovered by a British scientist. ठीक है, तो Punnett square is discovered by British scientist. आ जाओ ये वाले एक्सपेरिमेंट में, दैट इज मिसेल्सन एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट. यही एक्सपेरिमेंट था बच्चों जो स्टेल ने डिस्कवर किया है, जो स्टेल ने किया है, दैट इज मिसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट. ये वाले एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता ही ऑलरेडी, उसने वो चमकाया था ना डीएनए को, रेडियो एक्टिव डीएनए को ऐसे चमकाया था, और फिर ये वाला जो डीएनए है उससे एक्सपेरिमेंट किया था. तो जब भी ये स्टेल वर्ड आए, फ्रैंकलिन स्टेल, तब ये वाला इमेज आना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ भाई ये वाला एक्सपेरिमेंट इसने किया है. ओके डन. तो लिंकेज में कौन आना चाहिए? मॉर्गन आना चाहिए. मॉर्गन भैया याद आने चाहिए आपके मन में. नीट 2018 का सवाल हो गया और आप 65,000 के हकदार भी हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज. ये है 2016 का सवाल. ठीक है, मजा आ रहा है ना आपको? बोर तो नहीं हो रहा? मजा तो आ रहा है? 1.5x पे देखा करो. ठीक है, आई होप आप वही स्पीड में देख रहे हो और सारी चीजें लिख रहे हो, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हो, क्योंकि मैं काफी डिटेल में ये लेक्चर को लेके जा रही हूँ. ठीक है, आई नो वो जो लेवल पे लेके जा रही हूँ ना मैं, मुझे पता है कि ये लेक्चर के बाद आपके मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, आज आइए ये सवाल पे आ जाते हैं. द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? तो आपके एनसीईआरटी में ये चीज ऑलरेडी डिफाइन की गई है कि स्ट्रक्चरल जीन हम किसको बोलते हैं. ठीक है, वो लाइन भी मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए कि एनसीईआरटी में ये पर्टिकुलर लाइन में दिया गया है कि दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है ना? हम तो एनसीईआरटी में रीड करते स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है. स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल जीन का मतलब ये है कि जो आगे जाके ना प्रोटीन बना पाए, आगे जाके प्रोटीन बना पाए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन. तो स्ट्रक्चरल जीन कौन सा होता है आप सभी को पता ही है, मुझे पता ही है, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है और मत चिल्लाओ. दैट इज सिस्ट्रॉन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? ये तो इसका तो मूल्य हमने डिसाइड ही नहीं किया. इसका मूल्य है 80,000 और ये आप लोग ने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज सिस्ट्रॉन. वेरी गुड, वेरी गुड. अब यहाँ पे आ जाते हैं, एनसीईआरटी में आ जाते हैं कि ये कहाँ पे मेंशन किया गया है. सिस्ट्रॉन है स्ट्रक्चरल जीन. देखो मैं बताती हूँ ना, आपको बताती हूँ, सारी लाइंस मैं आपको बताऊंगी. तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन होते हैं सिस्ट्रॉन. यहाँ पे देखो ये लाइन रीड करो. द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन अ जीन. हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड यानी क्या? देखो प्रोटीन से पहले उसको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड. कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, कैडबरी बनाते हैं, तो कैडबरी जब बन जाती है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड. पर कैडबरी को पैकेजिंग कर देंगे ना, अच्छा खासा ऐसा रैपर लगा देंगे ना, तो तब हम उसको बोलेंगे प्रोटीन. तो पॉलीपेप्टाइड को अच्छे खासा पैकेजिंग करके अच्छा बनाएंगे, तब उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटीन. तो ये क्या बोलना चाहता है कि जो जीन है, वो जो डीएनए है, वो डीएनए में भी एक पर्टिकुलर जीन ले लो, एक पर्टिकुलर जीन ले लो. जीन क्या होता है भाई? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए होता है ना. तो ये जीन अगर आगे जाके कोई पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, ये अगर आगे जाके कोई पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि तू सिस्ट्रॉन है, तू स्ट्रक्चरल जीन है. अगर दूसरा पार्ट नहीं बना रहा, यार कुछ नहीं बना रहा, तो उसको नहीं बोलेंगे हम. जो चीज बना रही है पॉलीपेप्टाइड, उसी को हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन. याद हो गया? ये एकदम याद हो गया? लिख दो, कमेंट में लिख दो कि इसका आंसर ये है. नेक्स्ट, व्हाट आर दोज स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग. बीड्स ऑन स्ट्रिंग से एक की इमेज आपके मन में आना चाहिए, दैट इज दिस, राइट? ये आपके एनसीईआरटी का ही है.
एनसीईआरटी का है ना ये डायग्राम। एनसीईआरटी के डायग्राम में ये पेज में आ जाओ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस इज बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। अब बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या होता है? आप कभी भी फूलों की माला देखते हो या कभी नेकलेस पहनते हो, तो नेकलेस का कैसा रहता है? नेकलेस, ये फॉर एग्जाम्पल चेन है तो बीच बीच में मोती रहती है ना, ये फॉर एग्जाम्पल चेन है तो यहाँ पे जो बीच बीच में मोती रहती है ना, दिस इज बीड्स। बीड्स मतलब क्या? मोती। स्ट्रिंग मतलब क्या? चेन। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जब मैं माइक्रोस्कोप में उसको देखूं तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले? ये कौन है? ये है डीएनए और हिस्टोन। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये डीएनए और हिस्टोन का स्ट्रक्चर है। अब हमें सबको पता है, देखो मैं थोड़ा और डिटेल में करना चाहती हूँ ये कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। हमारा क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है, इसका आंसर भी हमें मिल चुका है, पर खाली बच्चे जैसे क्वेश्चन करके हमें खुश नहीं होना। हमें सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, 10 रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे तो सारे 10 हमें पता होने चाहिए, तब आप बोलो, तब आप कॉन्फिडेंस से बोलो कि मेरा ये चैप्टर हो गया है। खाली वो सवाल का आंसर करके कोई महान नहीं बन जाएगा, ठीक है? सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एकदम ऐसे चुटकी में आने चाहिए। नेक्स्ट, ये वाला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में टू बी प्रिसाइज। हमें पता है कि डीएनए बहुत लंबा स्ट्रक्चर है। आपको पता है लेंथ क्या होती है डीएनए की? एक डीएनए की लेंथ क्या होती है? मनीष भाई आपको पता है डीएनए की लेंथ क्या होती है? गैस करो, आप भी गैस करो, गेस करो कितना सेंटीमीटर होगा डीएनए? अपने सेल के अंदर जो डीएनए है वो कितना सेंटीमीटर होगा? 7 सेंटीमीटर। मनीष भैया बोल रहे 7 सेंटीमीटर। आपको लग रहा है कि सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में होगा? डीएनए सेंटीमीटर में होगा। ओके, सेंटीमीटर जितना नहीं है, मीटर जितना है। वो भी कितना मीटर पता है? 2.2 मीटर। मतलब 2 मीटर आप इमेजिन करो, 2 मीटर के साथ में 2.2 मीटर, इतना लंबा डीएनए होता है। और हमारा सेल कितना है? हमें तो दिखता भी नहीं है ना, सेल तो दिखता भी नहीं है, इतना छोटा सेल होता है। अब वो छोटे सेल में मुझे 2.2 मीटर का डीएनए फिट करना है, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। पर भगवान देखो, भगवान का आर्ट देखो, भगवान इज एन आर्टिस्ट। वो कैसे फिट करता है पता है? उसके पास कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स करके रहते हैं, चुंबक करके रहते हैं। वो चुंबक को चिपकाता है विद द डीएनए। तो डीएनए अगर मेरे पास 2.2 मीटर है तो मैं उसको इतना कॉइल करूंगी, इतना एकदम लपेट लूंगी विद द हिस्टोन कि वो इतना छोटा हो जाएगा। तो जब ये स्ट्रक्चर बनता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, दैट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग में कौन कौन है, कौन दो लोग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बीड्स ऑन स्ट्रिंग में ये जो बीड्स है, ये जो बीड्स है, ये बीड्स कौन है? ये बीड्स है हिस्टोन। हिस्टोन कौन से प्रोटीन्स है? पॉजिटिवली कि नेगेटिवली? ये सारे सवाल बच्चों, सारे सवाल एकदम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक भी सवाल आपके लिए मिस करूं। तो बीड्स कौन है? अपना हिस्टोन है। चेन कौन है? स्ट्रिंग कौन है? चेन अपना डीएनए है। डीएनए बोल दो या क्रोमैटिन बोल दो, आपको जो बोलना है वो बोलो, क्योंकि सेम ही चीज है ना। कंडेंस करेंगे तो क्रोमैटिन हो जाएगा, उसको और खोल देंगे तो डीएनए हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से, ये देखो, ये गोल कौन है? ये हिस्टोन है। ये लपेटा कौन है? ये डीएनए है। तो ऐसे हम इतना उसको कंजस्टेड वे में वो सेल को घुसाते हैं, वो सेल के अंदर घुसाते हैं कि 2.2 मीटर का डीएनए भी इतनी छोटी जगह में आ जाता है। ये देखो, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें उसको तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे बीड दिख रहा है और फिर स्ट्रिंग दिख रहा है, बीड दिख रहा है, स्ट्रिंग दिख रहा है, इस तरीके का कुछ इमेज आपको दिखेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोन इज द बीड एंड स्ट्रिंग कौन है? चेन कौन है? अपना डीएनए है, ठीक है? तो इसका सवाल का आंसर क्या होगा? विच ऑफ दी स्ट्रक्चर? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स, राइट? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। हिस्टोन प्लस डीएनए, जब ये दोनों को हम मिला देना तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज बनाया हुआ है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ न्यूक्लियोसोम, क्योंकि ये डीएनए है, बीड है, डीएनए है, बीड है, मतलब डीएनए है, हिस्टोन है, ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोसोम। 2011 का ये सवाल है। और इसका चार्ज याद रख देना। डीएनए का क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज।
हिस्टोन का क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, क्योंकि ये दोनों का अलग अलग चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज 2002 का सवाल। इसका हम मूल्य रखेंगे, इसका क्या रखा, हमने रखा ही नहीं, ओ माय गॉड, इसका है 1 लाख, इसका है 1 लाख, इसका हम रखेंगे 1,25,000। ओके, ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो, उसके बाद में कमेंट करो, उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये है सवाल फ्रॉम चारगाफ रूल, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। चारगाफ रूल पे न्यूमेरिकल काफी आते हैं, ठीक है, तो ये हमें एकदम पक्का होना चाहिए। इन अ डीएनए अगर नहीं भी आता है तो डोंट टेक टेंशन, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन मत लेना कि यार ये न्यूमेरिकल कैसे बन पाएगा। इन अ डीएनए द परसेंटेज ऑफ थायमीन, देखो थायमीन का कंटेंट ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 20%। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि टी आपके पास 20% है, आपको पूछा है ग्वानिन कितना होगा। अब इसके लिए हम ब्लैंक स्लाइड लेंगे एंड समझेंगे कि यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, आर यू विथ मी? सारे बच्चे एकदम फोकस, यहाँ पे नजर हटनी नहीं चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सवाल? सबसे पहले तो हमें पता है चारगाफ रूल क्या बोलता है। चारगाफ रूल क्या बोलता है, ए जितना होगा, ए आधा किलो होगा तो टी भी आधा किलो होगा, जी अगर आधा किलो होगा तो सी भी आधा किलो होगा। ये सबको पता है, यस और नो? ये सबको पता है, यस यस, हम सबको ये चीज पता है, दैट इज चारगाफ रूल। अब सवाल में क्या दिया गया है हमें? सवाल ये बोलता है कि थायमीन इज 20%, थायमीन इज 20%। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग अगर थायमीन 20% है तो क्या एडेनिन भी 20% होगा? यस, आपको आंसर आ रहा है ये? अगर थायमीन 20% है तो एडेनिन कितना होगा? 20% ना, मैंने क्या बोला, एडेनिन आधा किलो तो थायमीन भी आधा किलो, तो ये 20% है तो एडेनिन भी 20% होगा। बस फिर हमें इसका कंटेंट तो मिल गया, दैट इज 40%। अब पूरे डीएनए में कितना टोटल कितना होगा? 100% ना। अगर मुझे 100% टोटल करना है तो बचा कितना? 40% तो ए और टी ने ले लिया, अब जी और सी के लिए कितना बचा? 60%। राइट, वेरी गुड। तो जी और सी टुगेदर, ठीक है, जी प्लस सी के लिए मेरे पास कितना है टोटल? 60%। एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर जी आधा किलो है तो सी भी आधा किलो होगा। तो अगर मुझे ये 60% को डिवाइड करना है तो मैं कैसे डिवाइड करूंगी? क्या मैं इसको 10% दूंगी और इसको मैं 50% दूंगी? नहीं, ऐसा तो अलाउड ही नहीं है, सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मुझे 60% को डिवाइड करना है तो यहाँ पे मैं 60 को 30 में डिवाइड करूंगी और यहाँ पे भी 30 में डिवाइड करूंगी। मिल गया यार मुझे आंसर, कितना सिंपल था। तो दिस इज 30% एंड सी इज ऑल्सो 30%। फिर से आ जाते हैं सवाल पे। सवाल क्या है? इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमीन इज 20, तो ग्वानिन का कितना परसेंटेज होगा, मतलब जी का कितना परसेंटेज होगा? ये तो मैं आ गया, दैट इज 30%। इजी था। ऐसे सवाल कितने मतलब अच्छे होते हैं ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, चारगाफ रूल पता है, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इजी। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया। अब 2021 का सवाल ये है, इसका मूल्य है 1,50,000। 1,50,000 का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्यों करते हैं? इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, राइट। मर्डरर ढूंढने के लिए कि किसी का मर्डर हुआ है तो हम उसका सैम्पलिंग करते हैं और फिर सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इसने मर्डर किया या इसने मर्डर किया। तो वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब दूसरी चीज हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू फाइंड द रियल पेरेंट, राइट। ऐसा होता है ना अदालत में कि मैं उसकी मम्मी हूं या मैं उसका रियल फादर हूं। तो ये कैसे पता लगाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एग्जैक्टली हम कौन से डीएनए सीक्वेंसेस को ध्यान में रखते हैं? दोज आर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। ये भी लाइन आपकी एनसीईआरटी की है।
मैं आपको वो एनसीईआरटी की लाइन में आपको दिखाती हूँ। आ जाओ ये वाले पैराग्राफ में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले पैराग्राफ में आ जाओ। यहाँ पे क्लियरली एनसीईआरटी लिखती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? रिपीटेटिव डीएनए। मतलब अगर मेरे पास कोई डीएनए है ना, तो वो डीएनए में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डीएनए चल रहा है और अचानक से मेरे पास एटीजीसी आ रहा है, फिर से डीएनए चल रहा है, फिर से थोड़ी देर बाद फिर से एटीजीसी आ रहा है। तो ये जो एटीजीसी डीएनए, एटीजीसी डीएनए, एटीजीसी डीएनए, तो जो एटीजीसी वो है ना, वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैच ही करता है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस को। ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। चलो ये सीक्वेंसेस को ले लेते हैं विद द बल्क डीएनए। जो रिमेनिंग वाला डीएनए ना, उसको क्या बोलते हैं? बल्क डीएनए, क्योंकि वो बल्क में प्रेजेंट है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को वो आइडेंटिफाई करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन द सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, ये रिपीटेटिव डीएनए को ही आइडेंटिफाई करता है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आ जाते हैं सवाल में। कितना इजी सवाल है, मतलब कुछ सोचना भी नहीं है इसमें, एज इट इज लाइन टू लाइन आपको सवाल पूछ लिया, वो भी नीट में। तो नीट में ऐसे सवाल आए तो आपका मतलब एकदम लॉटरी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा रिपीटेटिव डीएनए। तो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। इजी था, एकदम इजी। चलो नेक्स्ट सवाल करेंगे। If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer and the total number of base pairs of DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to 9 dapo जो भी है DP है ना, जो भी है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो then the length of the DNA is approximately क्या? यहाँ पे कुछ भी बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो कि ये इतना है, वो इतना है। ये लाइन भी फिर से आपकी एनसीईआरटी का ही है। मैं आपको अभी लाइन बताती हूँ। ये आपके पैराग्राफ है, ये आपका एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। यहाँ पे देख रहे हो आप क्लियरली, देखो नंबर्स भी चेंज नहीं किए। इतना आपको स्पून फीडिंग करके, मतलब वो नन्हा बच्चा रहता है ना, एग्जाम देने जा रहा है, उतना सवाल आपको, वो लेवल का सवाल आपको पूछ लिया है। इसमें भी बच्चे गलत मार्क करके आते हैं। तो भी इसमें नीट की भी गलती नहीं है, बोर्ड्स की भी गलती नहीं है, गलती आपकी है क्योंकि आप एनसीईआरटी रेफर नहीं करते हो। आ जाओ एनसीईआरटी में, देखो यहाँ पे ये ही सेम नंबर यूज किया है क्वेश्चन में 0.34 नैनोमीटर, और यहाँ पे फिर से यही सेम नंबर यूज किया गया है, राइट। यहाँ पे लेंथ क्या दिया गया है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, जो मैंने आपको मनीष भैया से भी पूछवाया कि डीएनए का लेंथ क्या होता है। देखो ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का डीएनए होता है जब ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। इजी था। तो इसका सवाल का आंसर क्या होगा? ये है आपका 1,75,000 और आप जीत जाते हो एज यूजुअल, दैट इज 2.2 मीटर का डीएनए। ओके, सो खत्म, टाटा बाय बाय हो गया और हमारा ये लेक्चर दी एंड हो गया। आई होप, ठीक है, मेरे तरफ से तो मैंने पूरा जान लगा दिया आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने में, ठीक है। मैं अभी हाफ रही हूँ लिटरली। तो आई होप आपको सब समझ में आया हो। जितनी मेहनत मैंने की उतनी ही मेहनत आप भी करो, ये मेरी आशा है कि आप एनसीईआरटी खोल के बैठो, आप सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने नोट डाउन किए हो, ये लेक्चर में आपने सारे सवाल के आंसर्स लिखे हो कमेंट में। मैं बस इतना ही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ आप लोगों से। एंड अगर आपका कुछ स्पेसिफिक चैप्टर की डिमांड है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि आपको लेक्चर कैसा लगा। वॉज इट गुड, वॉज इट इंटरेस्टिंग, कि आपको बोरिंग लगा, कि आपको मजा आया, कि आपको जरा भी ऐसे नींद नहीं आई, ऐसा कैसे लगा आपको, मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है, जेन्युइनली मैं जानना चाहती हूँ। सो कमेंट्स में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर है फ्राइडे को, मेरा ही लेक्चर है, तो फ्राइडे को मैं आप लोग के लिए एक और नया चैप्टर लेकर आ रही हूँ। कौन सा चैप्टर होगा, क्या होगा, वो सब डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आपको जुड़ना है बच्चों। रैंक प्लस फैमिली टेलीग्राम चैनल का नाम है, नीट रैंक प्लस भी टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये दोनों
टेलीग्राम चैनल्स पे आप अभी के अभी जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। आप ये एंड तक बने रहे मेरे साथ। अगर आप ये पार्ट देख रहे हो इसका मतलब है कि आप पूरा लेक्चर आपने ध्यान से देखा। सो थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।